नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, आईबीपीएस, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास जो पौधशाला एवं बागवानी प्रबंधन, ये हमारी क्लास चल रही थी। अगर आप लोग कल का वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देख लीजिए। आज का हमारा ये पौधशाला एवं बागवानी प्रबंधन पर ये लास्ट वीडियो रहेगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बचे हुए पौधशाला और बागवानी प्रबंधन की जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग जानते होंगे कैप्रा हिरकस किस पशु का वैज्ञानिक नाम है। बकरी का है, गोवंश का है, भेड़ का है या भैंस का है। तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम होता है बुबेलिस बुबेलिस होता है। और यहाँ पर गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, आप लोग कमेंट के अंदर बताइए। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो कैप्रा हिरकस जो है ये बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है ओविस एरिस। ठीक है, ओविस एरिस ये होता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम। और बॉस एंडिकस होता है गाय का वैज्ञानिक नाम। तो यहां पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बकरी की विदेशी नस्ल कौन सी है। टोगनबर्ग, बर्बरी, जमुनापारी या बीटल। तो बीटल जानते हैं गुरदासपुर, ठीक है, पंजाब का है। जमुनापारी इटावा उत्तर प्रदेश। बारबरी भी आपके ही विदेशी नस्ल है, लेकिन इस समय इंडिया की हो चुकी है ये, ठीक है, अफ्रीका का बारबरा क्षेत्र जो माना जाता था। तो यहाँ पर टोगनबर्ग जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। टोगनबर्ग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है किस कुक्कुट रोग को न्यू कैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। रानीखेत को या आईबीडी को या कॉक्सीडियोसिस को या फॉलपॉक्स को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रानीखेत जो रोग है मुर्गियों का प्रमुख रोग, इसको हम न्यू कैसल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है एक वयस्क पूर्ण मुंह वाले ऊंट में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क पूर्ण कंप्लीट माउथ वाले बताना है। इसमें ऊंट के अंदर दांतों की संख्या कितनी होती है टोटल। 34 है, 30 है, 38 है या 44 है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 34। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कुशीनगर में, अबिकानगर राजस्थान, भोपाल या नई दिल्ली। तो यहाँ पर भोपाल की बात करेंगे, 2 संस्थान यहाँ पर स्थित है। एक याद रखेंगे IISS, उसके बाद एक CIAE, ठीक है। इसको कहा जाता है IISS यानी कि भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान और CIAE केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, भोपाल के अंदर। लेकिन यहाँ पे पूछा केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर अबिकानगर राजस्थान, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, मालपुरा, ठीक है। मालपुरा कहाँ पर है, टोंक के अंदर है, टोंक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैरायटी निकाली जैसे अबिकालीन, ठीक है, अबिकालीन, ये यहीं से वैरायटी रिलीज की गई है भेड़ की। और अभिवस्त्र, ये सब दोनों वैरायटियाँ यहीं से निकाली गई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टीए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है पर बॉइलिंग और मिलिंग निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है, ये आपको बताना है। जूट से है, मूंगफली से है, चावल से है या मक्का से है। मक्का के अंदर 2 क्रियाएं की जाती हैं, आपको याद होना चाहिए। एक करते हैं
टेसल, ठीक है, डी टेसल किया जाता है मक्का के अंदर। एक करते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है, इमास्कुलेशन, इमास्कुलेशन याद रखेंगे। ये दोनों क्रियाएं मक्का से संबंधित है। उसके बाद बात यहाँ पर करेंगे मूंगफली। मूंगफली से दो क्रियाएं संबंधित है, एक रखेंगे पेगिंग, पेगिंग आपको याद रखना है, पेगिंग। दूसरी याद रखना है पोपिंग, ठीक है, पोपिंग। ये दोनों मूंगफली के अंदर करते हैं, ठीक है। जूट के अंदर भी एग्जाम में पूछता है, जूट से संबंधित कौन सी एक याद रखेंगे, रेटिंग, ठीक है। रेटिंग की क्रिया किस में करते हैं, तो रेटिंग की क्रिया जूट के अंदर करते हैं। रेशा को गलाना, ठीक है, उसको रेटिंग के नाम से जानते हैं। एक होता है स्टॉपिंग, ठीक है, स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग किस में करते हैं, स्टॉपिंग भी ये जूट में ही किया जाता है। रेशे को अलग करना, इसको कहते हैं स्टॉपिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा पूछा है क्वेश्चन, पर बॉइलिंग और मिलिंग किससे संबंधित हो जाएगा, ये चावल से संबंधित हो जाएगा। इसको हाई टेम्परेचर पर इसको उबालना, उसे कहते हैं पर बॉइलिंग या मिलिंग के नाम से इसको जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.28, 0.28, 1.028 या 1.025। तो इसका आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1.028 हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भेड़ की किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, पूगल को, नाली को, मालपुरा को या चोकला को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि चोकला को हम राजस्थान की मेरिनो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये शेखावटी वाला जो क्षेत्र राजस्थान का उसमें देखने को मिलती है। ये अपनी ऊन की गुणवत्ता के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए इसको राजस्थान की मेरिनो के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार भारत की सभी राज्यों में बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तीसरा, प्रथम, दूसरा या चौथा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान पर बना हुआ है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर भेड़ में पूछें तो भेड़ के अंदर इस समय तेलंगाना फर्स्ट रैंक पर आ चुका है, ठीक है। तेलंगाना जो है फर्स्ट रैंक पर आ चुका है भेड़ में। अगर ऊँट की बात करें तो ऊँट के अंदर राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है, मुर्रा की है, कुंडी की है, नीली रावी की है या भदावरी की है। तो यहाँ पर मुर्रा की बात करेंगे तो मुर्रा का जो शरीर रंग होता है वो काले रंग का होता है, ठीक है, काले रंग का होता है, याद रखेंगे। और इसके जो सींग होते हैं वो जलेबी के आकार के होते हैं, ठीक है, जलेबी नुमा इसके सींग होते हैं, याद रखेंगे। और मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इसी का होता है, ठीक है। अधिकतम दूध उत्पादन किसका होता है, मुर्रा का होता है, ये आपको याद रखना है। नीली रावी की बात करते हैं तो इसकी आंखें जो नीले रंग की होती है, ये पंजाब की प्रमुख नस्ल है, याद रखेंगे नीली रावी, ठीक है। और उसके बाद भदावरी की बात करेंगे तो भदावरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तांबे के रंग के शरीर वाली भैंस का नस्ल जो है वो भदावरी है यहाँ पर। और भदावरी में सबसे ज़्यादा वसा पाया जाता है, ठीक है। इसके दूध में सर्वाधिक वसा प्रतिशत देखने को मिलता है। वसा परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए, 12 से लेकर 14% तक इसके अंदर वसा की मात्रा पाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊन वाली भेड़ बताना कौन सी नस्ल है, मेरिनो है, लिंकन है, कोरिडेल है या रेम्बुलेट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मेरिनो जो है सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है, ठीक है। ये कहाँ की है तो आपको याद होना चाहिए स्पेन की है, ठीक है, याद रखेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है हीपर को कहा जाता है, हीपर को किस नाम से किसे कहा जाता है, नर युवा बैल को हीपर कहते हैं या वयस्क मवेशी को हीपर कहते हैं या पहले प्रसव से पहले युवा मादा जो होते हैं उसको मवेशी वाले उसको हीपर कहा जाता है या पहले स्तनपान के बाद गाय जो होती हैं उनको हीपर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रसव से पहले, ठीक है, प्रसव से पहले की जो युवा मादा होती हैं उनको हम किस नाम से, हीपर के नाम से जानते हैं।
तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ट्रिकल सिंचाई को किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। फुहारा सिंचाई, सर्ज सिंचाई, केवलगेशन सिंचाई या ड्रिप सिंचाई। तो इन चारों में से बताइए ट्रिकल सिंचाई को किस रूप से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर फुहारा सिंचाई को हम वर्षा सिंचाई विधि के रूप में जानते हैं। सर्ज जो सिंचाई है इसको ऑन ऑफ मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। केवलगेशन को हम ऑटोमेटिक इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन जो है इसको बूंद बूंद सिंचाई, टपक विधि या टपका विधि या ट्रिकल सिंचाई, ठीक है, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिप इरिगेशन के अंदर बात करें तो इसमें बचत जो होती है जल की जो बचत होती है वो 50 से लेकर 70% तक जल की बचत होती है, ठीक है। और पानी का जो डिस्चार्ज है वो होता है 1 से लेके 8, ठीक है, 1 से लेके 8 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जिसको हम सूखी घास के नाम से भी जानते हैं, भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है कि भंडारण के समय उसमें शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 50 से 55, 60 से 65, 70 से 75 या 85 से 90। सबसे पहले बात करेंगे हे किससे बनाया जाता है। तो हे याद रखेंगे बरसीम और रिजिका से बनाया जाता है। जो दलहनी वाली फसलें हैं, ठीक है, उनसे हम हे बना सकते हैं। बरसीम और रिजिका सबसे अच्छा हे बनाने का वो चारा है। उसके बाद इसको हे बनाने के लिए हम हरी अवस्था में इसको काट देते हैं और फिर छायादार स्थान पर इसको सुखा दिया जाता है। और इसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। 15 से लेकर 20% तक इसमें नमी की मात्रा होनी चाहिए। और शुष्क पदार्थ की बात करें तो शुष्क पदार्थ इसके अंदर होना चाहिए 85 से लेकर 90% तक, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 85 से 90%। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछता है साइलेज, ठीक है, एक पूछता है एग्जाम में साइलेज। तो साइलेज किससे बनाया जाता है। तो साइलेज आपको याद रखना है मक्का से बनाया जाता है, ज्वार से बनाया जाता है और बाजरा से बनाया जाता है, ठीक है। मक्का, ज्वार, बाजरा तीनों से बनाया जाता है। यानी कि जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक हो उससे हम साइलेज का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए साइलेज के अंदर। 60 से लेकर 65% याद रखेंगे। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कितनी होनी चाहिए। लगभग 35% के आसपास होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चयनात्मक एवं स्थानांतरित शाकनाशी है। तो इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट, एल्ट्राजिन और मेटसल्फ्यूरिन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ग्लाइफोसेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है सेलेक्टिव, ठीक है, सेलेक्टिव खरपतवारनाशी, ठीक है। सेलेक्टिव खरपतवारनाशी में आपको याद रखना है 2,4-D, ठीक है, 2,4-D याद रखेंगे। एल्ट्राजीन याद रखेंगे, एल्ट्राजीन याद रखना है। और आइसोप्रोटेरॉन याद रखना है और डाइक्वाट याद रखना है। ये सब सेलेक्टिव में आते हैं, ठीक है। दूसरा एक पूछता है एग्जामों में नॉन सेलेक्टिव, ठीक है, नॉन सेलेक्टिव खरपतवारनाशी। तो इसमें आपको याद रखना है पैराक्वाट, ठीक है, पैराक्वाट याद रखना है। दूसरा डाइक्वाट याद रखना है, डाइक्वाट याद रखेंगे। एक रखेंगे ग्लाइफोसेट, ठीक है, ग्लाइफोसेट। ये सब तीनों नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे मेटसल्फ्यूरिन का प्रयोग हम गेहूं में करते हैं, ठीक है, गेहूं में करते हैं। और एल्ट्राजीन का प्रयोग C4 वाली क्रॉप के अंदर किया जाता है, याद रखेंगे। एक एग्जाम में पूछता है संपर्क और स्थानांतरित शाकनाशी, ठीक है, संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी। तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि 2,4-D हो गया, ग्लाइफोसेट हो गया, ठीक है, आइसोप्रोटेरॉन हो गया। तो ये सब आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल को अनाजों की रानी कहा जाता है। ज्वार को कहते हैं, बाजरा को कहते हैं, गेहूं को कहते हैं या मक्का को कहते हैं। तो कौन सी फसल को अनाजों की रानी के नाम से जानते हैं।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ठीक है, अगर अनाजों का राजा पूछे तो गेहूं, अनाजों की रानी पूछे मक्का, मोटे अनाजों का राजा पूछे तो ज्वार। ठीक है, मोटे अनाजों की अगर रानी पूछे तो आपको बताना है रागी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर ड्रोसोफिला क्रॉप पूछे तो ड्रोसोफिला क्रॉप जो है वो मक्का को कहते हैं। ठीक है, हरे चारे वाली फसलों का राजा जो है उसको बरसीम को कहते हैं, बरसीम। ठीक है, हरे चारे वाली फसलों का राजा बरसीम हो गया। हरे चारे वाली फसलों की रानी जो है वो रिजका को कहते हैं। ठीक है, रिजका को कहते हैं। गरीबों का भोजन, ठीक है, गरीबों का भोजन किसको कहते हैं तो बाजरा को कहा जाता है गरीबों का भोजन, याद रखेंगे। और बाजरा के अंदर ही सबसे ज़्यादा वसा की प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, वसा की परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, ये बाजरा के अंदर देखने को मिलता है। वर्ष 2023 को, ठीक है, वर्ष 2023 को मोटे अनाजों के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2023 को, ये आपको याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक मिलेट्स उत्पादन कहाँ पर होता है तो याद रखेंगे कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का सबसे फर्स्ट स्थान पर बना हुआ कर्नाटक और दूसरे नंबर पर राजस्थान। ये दो राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज उत्पादन करते हैं। ठीक है, मिलेट्स उत्पादन करते हैं, आपको याद रखना है। और बात करें मिलेट्स मोटे अनाज वाले जो फसलें हैं कौन कौन से होंगे, ज्वार आपको याद रखना, बाजरा, रागी, चीना, राजगिरा, कांगनी। ठीक है, ये सब जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सब मोटे अनाज वाली, ठीक है, फसलें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है RMG 492 फसल बताना है किसकी है, मूंग की है, मूंगफली की, ग्वार की या यहाँ पर मोट की। ठीक है, यहाँ पर मोट कर लीजिए या मोट की। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये सब मूंग की किस्में हैं। एक याद रखेंगे SML पूछता है, ये भी मूंग की किस्म है। ठीक है, एक पूछता है MH 42, ये भी इसी की किस्म है। GM 4, ये भी मूंग की किस्म है। एक पूछता है IPM 2, 3। ठीक है, ये भी मूंग की किस्में हैं, याद रखना है आपको। और यहाँ पर देखेंगे मूंगफली जो है, मूंगफली की चित्रा जो किस्म है काफ़ी फेमस है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ग्वार को क्लस्टर बीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मोट देखेंगे, मोट की जो फेमस वैरायटियाँ हैं जैसे जड़िया। ठीक है, जड़िया और ज्वाला, ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। जड़िया और ज्वाला किसकी किस्में हैं तो ये हो जाएगी मोट की किस्में। एक पूछता है RMO, ये भी मोट की ही किस्म है। मूंग का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, विग्ना रेडिएटा होता है। ठीक है, विग्ना रेडिएटा होता है, याद रखना है आपको। विग्ना मूंगो नहीं करना, विग्ना रेडिएटा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था दोस्तों वो ए ऑप्शन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। किसी फसल के 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं? कुल वजन कहते हैं, फसल सूचकांक कहते हैं, बीज सूचकांक या परीक्षण वजन कहते हैं। कोई भी फसल है उसके अगर 1000 दानों का वजन करेंगे तो उसको हम परीक्षण वजन के नाम से जानते हैं, या इसको कह सकते हैं टेस्ट वेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, टेस्ट वेट के नाम से इसको जानेंगे, यानी कि इसको परीक्षण भार के नाम से जाना जाता है 1000 बीजों के भार को। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछता है 100 बीजों के भार को क्या कहा जाता है? ठीक है, 100 बीजों के भार को किस नाम से जानते हैं? तो 100 बीजों के भार को हम सीड इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सीड इंडेक्स के नाम से इसको जानते हैं, याद रखेंगे। उसके बाद एग्जाम में पूछा जाता है टेस्ट वेट के बारे में कि बाजरा का टेस्ट वेट कितना होता है। तो बाजरा का टेस्ट वेट कितना होता है? 5 से लेके 7 ग्राम होता है, याद रखेंगे। उसके बाद सरसों की बात करें तो सरसों का टेस्ट वेट कितना होता है? तो 3 से लेके 5 ग्राम होता है, याद रखना है। उसके बाद टमाटर की बात करें तो टमाटर का टेस्ट वेट आपको याद रखना 3 से लेके यहाँ पर 3 ग्राम आपको याद रखना है टमाटर का टेस्ट वेट। उसके बाद हम मिर्च की बात करें तो मिर्च का आपको याद रखना है 6 ग्राम। ठीक है, उसके बाद और भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में भी देख लेंगे। अगर मक्का का पूछे तो मक्का का भी आपको याद रखना है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम। शंकर मक्का का पूछे तो शंकर मक्का का कितना हो जाएगा? 200 से लेकर 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है,
गेहूं का पूछता है तो गेहूं का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होता है 40 ग्राम। ठीक है, इसका कितना होता है 40 ग्राम होता है। एक पूछता है गेहूंसा, ठीक है, गेहूंसा का टेस्ट वेट कितना होता है 2 ग्राम, आपको याद रखना है 2 ग्राम। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है जौ। ठीक है, जौ का पूछ लेगा तो जौ में पूछेगा तो बताना है आपको 35 से 40 ग्राम, 35 से 40 ग्राम याद रखना है। चावल का पूछता है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, चावल का होता है 25 ग्राम। ठीक है, चावल का कितना होता है 25 ग्राम। यही अगर बासमती चावल का पूछे तो बासमती चावल का हो जाएगा यहाँ पर 21 ग्राम। ठीक है, 21 ग्राम आपको याद रखना है। मूंगफली का पूछे, ठीक है, मूंगफली, तो मूंगफली का भी आपको याद होना चाहिए 200 से लेकर 250 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे 200 से लेकर 250 ग्राम। एक पूछता है चना। ठीक है, चना वो भी कौन सा, देसी चना। देसी चना का आपको याद रखना 170 से लेकर 250 ग्राम। ठीक है, काबुली चना का पूछे, जो सफ़ेद वाला चना होता है काबुली चना का, उसका होता है 260 ग्राम। ठीक है, 260 ग्राम याद रखना है। सूरजमुखी का आपको याद रखना है, सूरजमुखी का, तो इसका होता है 40 से लेकर 50 ग्राम। ठीक है, 40 से लेकर 50 ग्राम होता है सूरजमुखी का। एक पूछता है सोयाबीन का, तो सोयाबीन का भी आपको याद रखना है 100 ग्राम। ठीक है, सोयाबीन का 100 ग्राम पूछता है। तो ये सब आपको टेस्ट वेट आपको याद होना चाहिए, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 1 एकड़ लगभग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, 2500, 2000, 4000 या 5000। तो यहाँ पे बात करेंगे 1 हेक्टेयर की। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर होता है। अगर 1 हेक्टेयर बराबर एकड़ में पूछें तो 2.47 एकड़ होता है। ठीक है, एकड़ होता है, याद रखेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ के बराबर होता है। तो 1 एकड़ पूछा है। ठीक है, 1 एकड़ पूछा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 4000। ठीक है, 4048, यानी कि 4000 के बराबर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम होता है टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम स्टाइवम, टेट्रिकम डाइकोकम या टेट्रिकम स्फोरोकोकम। तो इन चारों में से बताइए मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो इसको ड्यूरम गेहूं के नाम से भी जानते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हार्ड वीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हार्ड वीट के नाम से भी इसको जाना जाता है। टेट्रिकम स्टाइवम की बात करें तो इसको ब्रेड वीट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसके बाद बात करेंगे उत्पादन में। ठीक है, गेहूं के उत्पादन में फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो उत्पादन की बात करेंगे तो उत्पादन में और वह क्षेत्रफल। ठीक है, उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता में पंजाब इस समय नहीं है, इस समय हरियाणा है। ठीक है, उत्पादकता में पहले स्थान पर हरियाणा है, फिर दूसरे नंबर पे पंजाब है, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 0.5 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख। तो यहाँ पर याद रखेंगे 0.1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर होता है यहाँ पर 10,000। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पर 0.2 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 हो जाएगा। 0.3 का हो जाएगा, यहाँ पर 30,000 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद 0.4 का याद रखेंगे, यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। उसके बाद 0.5 का हो जाएगा, यहाँ पर 50,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना पूछा है, 0.5 का पूछा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही 1 का पूछे तो 1.0 का, तो वो हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पायरिला फसल का एक सामान्य कीट है। कपास का है, मूंगफली का है, गन्ना का है या चुकंदर का है। तो पायरिला जो है एक प्रमुख जो कीट है, ये हो जाएगा यहाँ पर गन्ना का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कपास की बात करें तो यहाँ पर वॉल वारो
लगता है, विल्ट लगता है, ठीक है। मूंगफली की बात करें तो इसमें सफ़ेद लट देखने को मिलता है और टिक्का डिजीज देखने को मिलता है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पायरिला का पूरा नाम होता है पायरिला पार्प्यूसिला, ठीक है। पायरिला पार्प्यूसिला इसका वैज्ञानिक नाम होता है पायरिला का। इसको हम जैविक नियंत्रण कैसे करेंगे, अगर पायरिला फसल में लग गया है तो उसको जैविक कंट्रोल करना है, तो इसके लिए हम एपिकार्निया कीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एपिकार्निया कीट का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। तो फफूंद, जो जैविक नियंत्रण में एक फफूंद का प्रयोग करते हैं, फफूंद में आ जाएगा ट्राइकोडर्मा। जीवाणु की बात करें बैसिलस थोरिजेंसिस बीटी कॉटन, ठीक है, जिसमें जीन का प्रयोग करते हैं। वायरस की बात करें एनपीवी का प्रयोग करते हैं। और परजीवी, जिसमें पायरिला के रूप में परजीवी जो प्रयोग करेंगे वो एपिकार्निया का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि कपास की 1 मीटर इंटू 1 मीटर की दूरी पर बुआई करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? 1000, 5000, 10,000 या 1 लाख। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निकाल के हम देख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल कर देखेंगे तो यहाँ पर 10,000 आ जाएगा, याद रखेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्वार की जलमांग होती है 700 से 1300 एमएम, 900 से लेके 2500 एमएम, 100 से 150, 450 से लेके 650। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 450 से लेके 650। ये ज्वार की जलमांग होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत बार एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर आपको गेहूं का पूछे और ज्वार का पूछे, ठीक है, तो इनका होता है 450 से लेके 650। गेहूं और ज्वार का सेम ही होता है, 450 से लेके 650 तक होता है। और कपास का भी यही होता है, कपास का भी आप याद रखेंगे। कपास का याद रखेंगे 700 से लेके 1300 एमएम, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे मक्का का पूछता है, मक्का का जलमांग आपको याद होना चाहिए 500 से लेकर वो होता है 800 एमएम। मूंगफली का याद होना चाहिए, मूंगफली का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया 500 से लेके 700 एमएम, ठीक है। आलू का पूछता है तो आलू की जलमांग 500 से लेके 700 होता है एमएम। तो ये सब जलमांग आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जई का धूसर धब्बा किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? जेडन, मैग्नीज या मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जेडन की बात करें तो खैरा रोग देखने को मिलता है, ठीक है। खैरा रोग लग जाता है जेडन की कमी से। लिटिल लीफ देखने को मिलता है कॉटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर वाइट बड भी देखने को मिलता है जस्ते की कमी के कारण। और यहाँ पर मैग्नीशियम की कमी के कारण क्या होता है? टिटेनी ग्रास, ठीक है। टिटेनी ग्रास ये देखने को मिलता है मैग्नीशियम की कमी के कारण। एक तंबाकू के अंदर मैग्नीशियम की कमी के कारण देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट रोग है तंबाकू में एएमजी की कमी के कारण लगता है सेंड्रोल, ठीक है, सेंड्रोल ये रोग देखने को मिलता है। और मोलिब्डेनम की बात करें तो मोलिब्डेनम की कमी के कारण वीपटेल रोग लग जाता है, ठीक है। वीपटेल देखने को मिलता है। उसके बाद और भी कुछ रोग हैं, जैसे आपको याद रखना है जौ और जई, ठीक है। जौ और जई में स्पाइक रोग लगता है, ठीक है। ग्रे स्पाइक जो जौ और जई में लगता है वो भी यम की कमी के कारण लगता है, ठीक है। और मटर में देखने को मिलता है, मटर में मार्स रोग, ठीक है, मार्स रोग ये भी यम की कमी के कारण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन करा, आधार बीज की संतति है प्रमाणित बीज, प्रजनक बीज, नाभिक बीज या TFL बीज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रमाणित बीज। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम किसान बीज के नाम से भी जानते हैं। प्रजनक बीज जो होता है आधार बीज का जनक होता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन करा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मृदा नमूने में मृदा के कितने मापदंडों का आकलन किया जाता है, 12, 7, 18 या 9। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि 12। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 19 फरवरी, आपको याद रखना है 19 फरवरी 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, राजस्थान के सूरतगढ़, ठीक है, राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। तो इसमें कितने मापदंड का प्रयोग किया गया था, तो यहाँ पर 12 ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12 कौन कौन से हैं, NPK आपको याद रखना है, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व जो है। सेकेंडरी में आपको द्वितीयक में खाली सल्फर याद रखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये 3 होते हैं, लेकिन इसमें से सल्फर का ही प्रयोग किया गया सेकेंडरी में, और ये फर्स्ट हो गया प्राथमिक में। उसके बाद देखेंगे एक pH रखा गया, उसके बाद EC रखा गया, उसके बाद OC ऑर्गेनिक, ठीक है, कार्बन। ये कितने हो गए, 3 यहाँ पर है, 4, 5, 6, 7 ये हो गए। उसके बाद रखा गया ZN को रखा गया, ठीक है, ZN को रखा गया। उसके बाद MN को रखा गया, MO को रखा गया, मोलिब्डेनम को रखा गया, ठीक है, यहाँ पर मोलिब्डेनम हो गया। उसके बाद बोरान और एक Fe फेरस को रखा गया। तो इस प्रकार से 12 मापदंडों को इसमें सम्मिलित किया गया। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों की समायोजित करती है, त्रिकोणीय, आयताकार, षष्ठकोणीय या क्विंकस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्विंकस, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कम से कम 81% पौधे अधिक लगते हैं, यानी कि 2 गुना कह सकते हैं, ठीक है, 2 गुना अधिक कह सकते हैं। और यहाँ पे षष्ठ गुणा का इसमें षष्ठकोणीय में 15% अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं, और यहाँ पर देखेंगे 11%, ठीक है, पौधे लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। इसमें एक चीज़ और देखेंगे, षष्ठकोणीय में स्थायी पौधे सर्वाधिक होते हैं, ठीक है, स्थायी पौधे अगर पूछे तो किसमें सबसे अधिक होंगे, तो स्थायी पौधों की संख्या षष्ठकोणीय में होगी। क्विंकस की बात करें तो इसमें अस्थायी पौधों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है, अस्थायी पौधों की संख्या सर्वाधिक होती है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रंगीन प्रसंस्कृत उत्पादों को संरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, साइट्रिक एसिड या सोडियम कार्बोनाइट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर हल्के जो कलर के फल होते हैं उनके लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर रंगीन पूछा था, रंगीन फलों के लिए हम सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों अब कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं जो पौधशाला और बागवानी प्रबंधन से क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए थे, यानी कि 1 से 50 तक हम क्वेश्चन उसमें कल वाली वीडियो में हम लोग कर चुके थे। आज हम 51 से क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो फूलों के पौधों से प्रारंभिक अवस्था में अवांछनीय कलियों को निकालने की क्रिया को किस नाम से जानते हैं। तो क्लिपिंग के नाम से जानते हैं, नोचिंग के नाम से, या बडिंग के, या टॉपिंग के नाम से। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टॉपिंग के नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे टॉपिंग की क्रिया तंबाकू में कलियों के प्रारंभिक अवस्था को तोड़ दिया जाता है, इस क्रिया को हम टॉपिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों का विकास ठीक प्रकार से हो जाए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ग्रेफ्टिंग यानी कि ग्राफ्टिंग के अंदर पौधों का निचला जड़ सहित भाग क्या कहलाता है। ग्राफ्टिंग में निचला भाग यानी कि पौधों का क्या कहलाता है, स्टॉक कहते हैं, या साइन कहते हैं, या दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा स्टॉक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
ग्राफ्टिंग के पौधे का निचला भाग जो होता है यानी कि जड़ वाला जो भाग होता है उसको स्टॉक के नाम से जानते हैं, और तने का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको साइन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, फालसा का व्यावसायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो फालसा में पीछे बता चुके हैं कि फालसा हमेशा जो प्रवर्धन किया जाता है वो बीज द्वारा ही किया जाएगा, सीड द्वारा ही किया जाएगा। तो याद रखेंगे फालसा का प्रवर्धन व्यावसायिक बीज द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, पर्वतों पर फल वृक्ष लगाने का उपयुक्त ढंग क्या है। वर्गाकार, आयताकार, षष्ठभुजाकार या कंटूर। तो हेक्सागोनल विधि से यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे नहीं, तो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ भूमि होगी, ऊंची नीची भूमि होगी, तो वहाँ पर हम कंटूर विधि का प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है सिनकोना पौधे की छाल से बनाई जाती है। तो आपको बताना सिनकोना पौधे की किसकी छाल से बनाई जाती है। पेनिसिलिन बनाया जाता है, कुनेन बनाया जाता है, अफीम बनाया जाता है या मेहंदी बनाया जाता है। तो सिनकेना जो पौधा होता है उसकी छाल से हम कुनेन नामक दवा बनाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मलेरिया रोग की एक प्रकार की दवा होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1993 पीसीएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे देखेंगे, अधोलिखित 4 कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर कोड को सही सुमेलित करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, पौधों के वानस्पतिक भागों में कृंतन की सदाई कहते हैं। ये तो यहाँ पर एकदम राइट है। उसके बाद देखेंगे, पुष्पों और फलों के कर्तन को सदाई कहते हैं। ये इनकरेक्ट है। जब उसका उद्देश्य पौधों के समान तथा नियमित रूप से उच्च गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करना है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। जब यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करके उन्हें एक तथा रूप विशेष प्रदान करने के लिए किया जाता है, ये भी राइट है। तो यहाँ पर 1 और 4 ये दोनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे, बाकी सेकंड और थर्ड जो है ये हमारे इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर था दोस्तों वो था यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 1 और 4 ये कथन सही था। यहाँ देख सकते हैं, पौधों की वृद्धि को रोकने के लिए उनके वानस्पतिक भागों को काटकर एक विशेष रूप प्रदान करने के लिए कर्तन करने यानी कि सदाई की एक प्रकार की विधि है। तो यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, 1 वर्ष पुरानी परिपक्व तने से तैयार कलम को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अर्ध दृढ़ काष्ठ कलम। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बेल का चश्मा बांधने का उचित समय क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में बेल के अंदर, बेल एक प्रकार का फल होता है, इसमें जो कलम किया जाता है वो चश्मा कलम कहते हैं उसको। तो उसका समय बताना है, उचित समय क्या है। जुलाई अगस्त है, अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च या मई जून। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जुलाई अगस्त में किया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, फलदारी वृक्षों में वानस्पतिक प्रवर्धन किया जाता है, क्यों किया जाता है ये आपको बताना। वानस्पतिक संवर्धन सरल है। वानस्पतिक संवर्धन मातृ पौधों की तरह पौधे होते हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी गुणवत्ता अनुपात अधिक होती है, ये भी इनकरेक्ट है। वानस्पतिक संवर्धन का उत्परिवर्तन का प्रभाव नहीं होता है, तो यहाँ भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कर रहा है, हैप्पी एंड तथा फ्रेंडशिप बताना है किसकी किस्में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटियाँ हैं। हैप्पी एंड और फ्रेंडशिप ये किसकी किस्में हैं, तो ये किस्म हो जाएगी ग्लेडियोलस की। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और भी उन्नतशील किस्में हैं, उनको आपको याद रखना। ग्लेडियोलस की उन्नतशील किस्में जैसे हैप्पी एंड हो गया, शोभा हो गया, सपना, पूनम, मीरा, अप्सरा, आरती, फ्रेंडशिप, पीताम्बर, मुक्ता, मोहिनी, मनमोहन, ठीक है, मनीषा, बसंत बहार, ज्वाला, अर्चना, ये सब ग्लेडियोलस की किस्में हैं जो कि एग्जामों में बार बार पूछी जाती हैं।
क्वेश्चन कह रहा है लाल बाग बगीचा उपस्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, बेंगलोर में या पूना में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि बेंगलोर में स्थित है लाल बाग गार्डन। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और भी गार्डन हैं जिनको आपको याद करना है, परीक्षा में पूछा जाता है। लाल बाग बगीचा बेंगलोर, मुगल गार्डन पूछे नई दिल्ली, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, ठीक है, और शालीमार बगीचा और निशांत बाग ये श्रीनगर में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है कर्नाटक में। रॉक गार्डन ये चंडीगढ़ में स्थित है। ये सब गार्डन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग रट लीजिए एकदम। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है खजूर के प्रवर्धन के तरीके बताना है। खजूर के प्रवर्धन के तरीके कौन से होते हैं? ऑफशूट होते हैं, उत्तक संवर्धन, सकर्स, ठीक है, या 1, 2 दोनों सही हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बोथ, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सकर्स द्वारा भी कर सकते हैं। रुकिए 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट यानी कि ऑफशूट द्वारा कर सकते हैं, और यहाँ पर उत्तक संवर्धन टिश्यू द्वारा भी कर सकते हैं, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे जैसे अगर पूछे स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन रनर्स के द्वारा किया जाता है। बेल का प्रवर्धन किससे करते हैं? तो पेच बडिंग द्वारा करते हैं या सीड द्वारा कर सकते हैं। सपोटा का तो आपको याद रखना है इनार्चिंग द्वारा। एप्पल का सील्ड बडिंग याद रखना है। ठीक है, ये सब प्रवर्धन की विधियां हैं जो कि एग्जामों में पूछी जाती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन कह रहा है स्वार्ड लिली को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्वार्ड लिली को जाना जाता है केना को, ग्लेडियोलस को, गेंदा को या गुलदाउदी को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्लेडियोलस को जाना जाता है स्वार्ड लिली के नाम से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के लिए कौन से वृक्ष के रोपण की सिफारिश की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेविया आप्टिवा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जैन उद्यान पूछ रहा है। ठीक है, जैन उद्यान को इस नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जैन उद्यान को भी जानते हैं? तो जापानी उद्यान को हम जैन उद्यान के नाम से भी जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड टी गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन की एक प्रकार की विधि है। यह किस विधि द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो हार्डवुड स्टेम कटिंग, टी बडिंग, एयर लेयरिंग या सकर्स के द्वारा। तो हाइब्रिड टी जो है गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन की एक प्रकार की विधि है। यह किस विधि द्वारा करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टी बडिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइब्रिड टी गुलाब की व्यावसायिक प्रवर्धन निम्न में से टी कलिकान विधि द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब की कौन सी स्पीसीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है? तो रोजा डेमेसिना जो वैरायटी है इसके अंदर तेल की मात्रा अधिक होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं गुलाब के फल को हिप्स कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। गुलाब के फूलों में 0.02 से लेकर 0.05% तक तेल पाया जाता है। गुलाब के फूलों का जो रंग है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण लाल रंग होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है छायादार जगहों पर बढ़ने वाले पौधों और अधिक कुशलता से कार्बन को अपनाने के लिए इनमें से किस प्रकार के सुधार कर लेते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि पत्ते संकीर्ण बन जाते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आ चुका है 83। पवन के आर पार पौधे, ठीक है, पवन के आर पार पौधे लगवाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पवन तोड़ डालना। ठीक है,
विंड ब्रेक के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पूसा महक कौन से फूल वाली फसल की किस्म है? गेंदा की है, रजनीगंधा, गुलाब या चमेली? तो पूसा महक वैरायटी बताना है कौन से फूल वाले पौधे की है, जो कि काफ़ी फेमस वैरायटी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गुलाब की है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुलाब की और भी वैरायटियाँ हैं, याद रखेंगे। पूसा महक गुलाब की एक किस्म है। गुलाब की अन्य किस्में प्रियदर्शनी, हैप्पीनेस, सुचित्रा, फ्रेंडशिप। ठीक है। सफ़ेद फूल वाली जो प्रजाति है गुलाब की उसको तुषार के नाम से जानते हैं। थर्नलेस प्रजाति जो है पूसा मोहिनी और सुचित्रा। गुलकंद बनाने के लिए गुलाब की जो पेटल और चीनी का अनुपात जो रखते हैं वो 1:1 रखा जाता है। बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब के फूल के पंखुड़ी का लाल रंग किसके मौजूदगी के कारण होता है? क्लोरोफिल, जेंथोफिल, कैरोटीन या एंथोसाइनिन? तो एंथोसाइनिन के कारण गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो रेड कलर की हो जाती हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं और भी पिगमेंट के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से पिगमेंट हैं जो एक दूसरे को लाल करते हैं। जैसे यहाँ बात करेंगे हरे पत्तियों का क्लोरोफिल के कारण होती हैं, पपीता का पीला रंग कैरिकाजेंथिन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, गुलाब का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, ये सब पिगमेंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वानस्पतिक रूप से रूपांतरित तना है? मूली, सलजम या गाजर, अदरक? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि अदरक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे मूली, गाजर, सलजम ये एक प्रकार की जड़ है, आलू और यहाँ पर अदरक एक प्रकार से तना है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल नमी दबाव के संकेतक वनस्पति है? अरंडी है, डेट पल्म है, सनफ्लावर है या मेज है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सनफ्लावर जो है, सूरजमुखी, ये नमी दबाव के संकेतक ठीक है पौधा है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे कोको पेड़ का कौन सा हिस्सा प्राकृतिक चॉकलेट के स्वाद का स्रोत है? तना, पत्ता, फूल, बीज? तो कोको पेड़ का जो बीज वाला हिस्सा है वो प्राकृतिक चॉकलेट के स्वाद का स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, बीज। क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है नींबू वंश के बागों में सफल असफल है? आंवला, करौंदा, पपीता, अमरूद? तो नींबू वंश के जो बागों में सफलतापूर्वक सहफसली है वो पपीता है। ठीक है, पपीता को हम सहफसली के रूप में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। बगीचे में वायु अवरोधी लगाए जाते हैं। तो बगीचे में वायु अवरोधी लगाए जाते हैं किस दिशा में ये आपको बताना है। तो पश्चिम और उत्तर की ओर लगाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बगीचे में वायु अवरोधी उत्तर और पश्चिम की दिशा में लगाए जाते हैं, याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, दोस्तों में शेयर करिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।